Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is ecology and I am your course instructor सहरी शुमर. आज हमने अपना लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट द लिमिटिंग फैक्टर्स. ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी लिमिटिंग फैक्टर्स को ही डिस्कस किया था. हमने टेम्परेचर को डिस्कस कर लिया था, हमने लाइट को डिस्कस कर लिया था, और आज हमने जो है वो दो टॉपिक स्टार्ट करने हैं नए जो है हमारे लिए. प्रेसिपिटेशन जिसे मतलब रेनफॉल, और उसके बाद है हमारे पास फायर. इन दो को जो है हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल को देखें, जो बेसिकली वाटर ही है. मतलब वाटर जो है वो जो एबायोटिक फैक्टर या फिर लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है इन्वायरमेंट में. तो सबसे पहले हम वाटर को देखें. वाटर किस सूरत में जो है हमारे पास आ रहा होता है प्रेसिपिटेशन की सूरत में. द मॉइस्चर फॉलिंग ऑन द एरिया इन लिक्विड वेपर्स और फ्रोज़न फॉर्म इज टर्म्ड एज प्रेसिपिटेशन. ठीक है कि ये तीन तरह से जो है वो फॉल करता है ज़मीन पर. या तो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, वेपर्स की सूरत में हो सकता है, या फिर फ्रोज़न फॉर्म्स की सूरत में हो सकता है. फ्रोज़न फॉर्म मतलब आइस की सूरत में भी हो सकता है. इन सबको हम जो है वो प्रेसिपिटेशन का नाम देते हैं. प्रेसिपिटेशन इज़ द चीफ सोर्स ऑफ सॉइल वाटर. ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगी सॉइल वाटर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और सॉइल में मौजूद जितने प्लांट हैं उनको जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन में, वाटर को कैरी करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि उनके पास अवेलेबल वाटर बहुत ज़्यादा होगा. इसी तरह एनिमल्स जो हैं वो भी, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लेने में आसानी होगी. द वाटर अवेलेबल टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम सॉइल कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ रेनफॉल. कि जो पानी प्लांट्स ने लेना है या एनिमल्स ने इस्तेमाल करना है वो सारा का सारा जो है वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू आ रहा होता है सॉइल के अंदर. ठीक है, प्रेसिपिटेशन हमारे पास जो होती है वो रेन के थ्रू, वो बेसिकली स्नो भी हो सकती है, हेल हो सकते हैं, या फिर ड्यू के ड्रॉप्स भी हो सकते हैं. हेल मतलब आइस पैलेट्स की सूरत में भी जो है वो प्रेसिपिटेशन हो सकती है. ड्यू टू वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. ये वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है. मैंने आपको जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था. देयर अकर एन इंटरचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर. हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब वाटर साइकिल को हमने देखा था तो हमने कहा था कि उसके अंदर जो है दो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं. एक प्रेसिपिटेशन हो रही होती है, मतलब पानी ज़मीन पर गिर रहा होता है, और सेकंड एवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन हो रही होती है, जिसको हमने इकट्ठा करके एवेपो ट्रांसपायरेशन भी कहा था. ठीक है, एवेपोरेशन जो हो रही होती थी वो हमारे पास बेसिकली किसी भी सरफेस से हो सकती थी, लेकिन जो हमारे पास ट्रांसपायरेशन थी वो हमने स्पेसिफिकली कहा था कि वो प्लांट्स के थ्रू हो रही होती है. प्लांट्स के लीफ के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू जो है वो ट्रांसपायरेशन हो रही होती है. तो वाटर साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आप जानते हैं कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं. एक प्रेसिपिटेशन मतलब पानी का गिरना, और एक एवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन जो कि पानी का दोबारा एटमॉस्फेयर में जाना. तो इस तरह से हमारे पास जो वाटर है वो इंटरचेंज होता रहता है बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर. तो इस तरह से ये वाटर साइकिल चलता रहता है, और वाटर कंटिन्यूसली इस साइकिल के थ्रू वापस आता रहता है और वापस जाता रहता है एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो अगर हम आगे बात करें, प्रेसिपिटेशन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ कूलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स. ठीक है, प्रेसिपिटेशन होती क्यों है, कैसे होती है? एज अ रिज़ल्ट ऑफ कूलिंग, मतलब जब हमारे जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है जब वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं. और वाटर वेपर एट हाई आल्टीट्यूड्स के क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, तो हाई आल्टीट्यूड्स पर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो गया है, कूलिंग टेम्परेचर है, तो क्या होगा, वाटर वेपर्स जो कि एयर में सस्पेंडेड थे. ठीक है, वाटर वेपर जो एयर में सस्पेंडेड थे, अब वो क्या करेंगे, वो जो है दोबारा से उनकी जो गैस की सूरत है, मतलब वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे. कन्वर्जन्स ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड्स, मतलब कंडेंसेशन को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन्स ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड. मतलब दोबारा से जो है वो गैस का लिक्विड बन जाना, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, और ये कूलिंग टेम्परेचर की वजह से होता है. ठीक है, जैसे ही हाई आल्टीट्यूड पर टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है, तो लो टेम्परेचर पर जो एयर का टेम्परेचर है वो भी कूल हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा सेचुरेटेड हो जाती है. ठीक है, और उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाती. ठीक है, वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी एयर की वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो फॉल करना शुरू हो जाता है ज़मीन पर, कंडेंस होकर पानी के ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स की सूरत में ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाता है, जिसे हम प्रेसिपिटेशन का नाम देते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रेसिपिटेशंस फॉल्स एज अ हेल, स्नो और रेन.
ठीक है, कि हमारे पास जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बेस पर कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कितना लो है, कितना हाई है, उस बेस पर जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन है वो 3 तरह से हो सकती है। हेल की सूरत में हो सकती है, हेल किसे कहते हैं कि आइस पैलेट्स की सूरत में हो सकती है, स्नो की सूरत में हो सकती है, ठीक है, कि जिसमें जो है वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं और छोटा सा एक स्मॉलर सा स्ट्रक्चर बना देते हैं आइस का, उसको हम स्नो कहते हैं। और रेन मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स की सूरत में भी हो सकती है। तो 3 तरह से हेल, स्नो और रेन। इन विंटर द ग्राउंड टेम्परेचर फॉल्स एंड एज अ रिजल्ट एटमॉस्फेरिक वेपर्स गेट कंडेंस्ड, कि जैसे ही सर्दियों में ग्राउंड का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, हमारी ज़मीन का टेम्परेचर कम होता है, तो एटमॉस्फेरिक वेपर्स जो होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, मतलब दोबारा से वेपर्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट में जाना शुरू हो जाते हैं। एज ड्यू और फ्रॉस्ट, मतलब 2 तरीक़ों से वो जो है कंडेंस हो सकते हैं, ड्यू की सूरत में या फिर फ्रॉस्ट की सूरत में। अब ड्यू क्या होती है, फ्रॉस्ट क्या होती है, आप लोगों ने ड्यू ड्रॉपलेट्स बहुत नाम सुना होगा। ड्यू कहते हैं टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर को, मतलब छोटे छोटे पानी के कतरे होते हैं जो आप लोगों ने पौधों के पत्तों पर जो है पड़े देखे होंगे, वो जो है आप उसे कहते हैं शबनम के कतरे भी कहते हैं, तो वो जो है हमारे पास ड्यू ड्रॉपलेट्स होते हैं। इसी तरह फ्रॉस्ट कहते हैं आइस क्रिस्टल्स को, ठीक है, आइस क्रिस्टल्स जो बनते हैं उनको आप फ्रॉस्ट कहते हैं। ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स और सॉइल, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं किसी पर भी, प्लांट्स पर भी बन सकते हैं, एनिमल्स पर भी और सॉइल पर भी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि वाटर का जो हमारी ग्राउंड का टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा लो था, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक वेपर्स कंडेंस होना शुरू हो गए, मतलब दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, और जिसकी वजह से वो ड्यू या फ्रॉस्ट की सूरत में मुख्तलिफ तरह के सरफेस ऑब्जेक्ट्स पर जो है वो आकर गिरना शुरू हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो ड्यू होते हैं वो इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे मॉइस्चर का प्लांट्स के लिए। ठीक है, प्लांट्स को जो मॉइस्चर दिया जाता है विंटर सीजन में वो ड्यू ड्रॉप्स की सूरत में होता है, तो ड्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए। इसके अलावा अगर हम रेन को डिफाइन करना चाहें, रेन इज़ द ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड वाटर विच आर लार्जर दैन द ड्रिजल एंड आल्सो हैवियर। ठीक है, कि रेन जो है वो पानी के ऐसे कतरे होते हैं जो कि ड्रिजल से ज़्यादा बड़े होते हैं और हैवियर होते हैं। अब ड्रिजल क्या होता है, ड्रिजल जो होता है वो माइन्यूट ड्रॉप ऑफ जो है वाटर होता है। ठीक है, कि इसमें जो है हमारे पास एक तो रेन होती है, उसका जो साइज़ है कंपैरेटिवली लार्जर होता है ड्रिजल से। ड्रिजल होते तो पानी के कतरे ही हैं, लेकिन इनका साइज़ जो है वो रेन ड्रॉपलेट से बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ड्रिजल कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जो रेन है उसका साइज़ कंपैरेटिवली लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू ड्रिजल। ठीक है, ड्रिजल जो है वो कंपैरेटिवली साइज़ में छोटे होते हैं रेन से, और इनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर होता है। लाइट लिक्विड प्रेसिपिटेशन भी आप इसे कहते हैं, लाइट लिक्विड प्रेसिपिटेशन। तो रेन को हमने जो है वो ड्रिजल से कंपेयर किया है, ड्रिजल साइज़ में छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें कि हमारे पास जो मुख्तलिफ तरह की रेन की या प्रेसिपिटेशन है वो जो है एनिमल्स और प्लांट्स पर किस तरह के इफेक्ट्स डाल रही होती है, उसको हमने देखना है। लाइट ड्रिजल इज़ ऑफ लिटल इंपॉर्टेंस एज वेरी लिटल मॉइस्चर पेनिट्रेट्स द सॉइल। अब हमने ड्रिजल को डिफ़ाइन कर लिया है पिछली स्लाइड में। हमने कहा कि ड्रिजल ऐसे पानी के कतरे हैं जो साइज़ में छोटे होते हैं, जो है जो कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं रेन से। तो आप इसे कह सकते हैं लाइट लिक्विड प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पानी के कतरे होते हैं। इज़ ऑफ लिटल इंपॉर्टेंस, इसकी बहुत कम इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो कतरे बहुत छोटे छोटे हैं तो इनका मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा कम होता है, पेनिट्रेट्स द सॉइल, और ये जो है वो सॉइल को बहुत कम जो है वो मॉइस्चराइज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो अगर मॉइस्चराइज़ होता भी है वो एवेपोरेट हो जाता है जल्दी से, जिसकी वजह से इन ड्रिजल्स की ज़्यादातर इंपॉर्टेंस नहीं होती। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि बारिश हो तो रही होती लेकिन बहुत छोटे छोटे कतरे, मतलब इस तरह से फुहार सी जो है वो गिर रही होती है, उसको आप कह सकते हैं वो ड्रिजल होती है। ठीक है, इसके बाद है स्नो। स्नो किसे कहते हैं, स्नो बेसिकली हमारे पास वन और मोर टाइनी आइस क्रिस्टल जब इकट्ठे हो जाते हैं, एक या एक से ज़्यादा जो टाइनी आइस क्रिस्टल्स इकट्ठे होकर एक जो है वो स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे आप स्नो का नाम देते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंजरियस होती है। ठीक है, बेसिकली सॉलिड है तो इसी वजह से प्लांट्स के लिए इंजरियस है, ब्रेकिंग टेंडर ब्रांचेस, फ्लावर्स और फ्रूट्स, कि प्लांट्स के जो मुख्तलिफ तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। फ्रूट्स अगर वहाँ पर बने हुए हैं तो उनको नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा जो फ्लावर्स अगर वहाँ पर ग्रो कर गए हैं तो उनको भी नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा हेल एंड स्लीट हमने जो है वो डिस्कस कर लिया, ड्रिजल को, स्नो को। अब हेल को हम डिस्कस करते हैं कि हेल क्या होता है। हेल को हमने पहले भी डिफ़ाइन किया, हमने कहा कि आइस पैलेट्स होते हैं। हेल बेसिकली जो है वो लार्जर फॉर्म है, बिगर साइज़ होता है इसका स्नो से। स्नो जो है वो छोटी होती है साइज़ में, जबकि हेल जो है वो लार्जर इन साइज़ होते हैं, लम्प्स होते हैं बड़े बड़े बॉल्स की सूरत में। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हैं बिगर इन साइज़ होते बेसिकली ये भी आइस हैं। और स्लीट की बात करें तो स्लीट हमारे पास रेन कंटेनिंग सम आइस, मतलब ऐसी बारिश जिसके अंदर छोटे छोटे जो है वो जो है वो
स्नो के कतरे गिर रहे हों उसको आप क्या कह सकते हैं, स्लीट। मतलब रेन कंटेनिंग सम आइस, कि उसके अंदर छोटी छोटी बर्फ़ के जो है वो टुकड़े होते हैं, उसको आप स्लीट कह सकते हैं। आल्सो कॉज सिमिलर डैमेज, कि ये जो हील और स्लीट हैं ये भी सिमिलर डैमेज कॉज करते हैं, क्योंकि ये भी सॉलिड स्ट्रक्चर है, स्नो की तरह ये भी सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये भी प्लांट और एनिमल लाइफ को जो उसी तरह नुकसान पहुंचाते हैं जिस तरह से स्नो नुकसान पहुंचा रही होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम टोटल प्रेसिपिटेशन की बात करें जो है पूरी वर्ल्ड में, द टोटल प्रेसिपिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ अबाउट 4.46 मल्टीप्लाई बाई 102 ग्राम पर ईयर। ठीक है, कि इतनी हिसाब से होती है, लेकिन उसमें से 0.99% जो है वो लैंड पर गिरती है और बाकी जो सारी की सारी है वो ओशन के अंदर जो है वो वाटर में इजाफा कर रही होती है। ठीक है, ये तो थे हमारे पास इफ़ेक्ट्स। हमने जो है कहा कि जो सॉलिड स्टेट होती है प्रेसिपिटेशन की वो नुकसान पहुंचाती है, जबकि जो ड्रिजल या रेन के ड्रॉपलेट्स हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते। जो जेंटल रेनफॉल होती है जो मतलब वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होती है। जेंटल मतलब रेन ड्रॉप्स की सूरत में जो होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होती है, क्योंकि वो सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकती है। लेकिन जो टोरेंशियल रेनफॉल्स होती हैं, मतलब हैवी रेनफॉल्स जो होती हैं, वो लैंड को भी नुकसान पहुंचाती हैं और जो है फ्लडिंग कॉज कर देती हैं, सॉइल इरोजन का बाइस बन जाती हैं और वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है उससे, और उसके साथ साथ एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है हैवी रेनफॉल से। ठीक है, इसके बाद अबाउट 45% ऑफ द वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग एनुअल प्रेसिपिटेशन फ्लोज इनटू रिवर्स। अगर हम 100% टोटल वाटर काउंट करते हैं जो है प्रेसिपिटेशन का, तो उसमें से 45% जो है वो रिवर्स में फ़्लो कर जाता है, 20% परकुलेट्स इन द ग्राउंड, मतलब ज़मीन में जो है वो चला जाता है, एंड रिमेनिंग 35% इज़ लॉस्ट बाय एवेपोरेशन, मतलब 35 दोबारा से एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जितनी ज़्यादा जो है वो हमारे पास प्रेसिपिटेशन होती है उसी की सूरत में एवेपोरेशन भी होती है। द क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल प्रोफाउंडली रेगुलेट द वेजिटेशन ऑफ एनी प्लेस। मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी में बारिश हो रही है, उसका ड्यूरेशन कितना है, 1 घंटे के लिए हुई है, 2 घंटे के लिए हुई है, इंटेंसिटी कितनी है, हैवी है या बहुत जो है वो हल्की सी बारिश हो रही है, तो इंटेंसिटी के लिहाज से भी जो है वो वेजिटेशन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे मैंने अभी कहा था पीछे कि जो जेंटल रेनफॉल होती है, मतलब इतनी ज़्यादा ड्यूरेशन में भी नहीं होती और जो है वो हल्की सी होती है, वो जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है, हमारी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है सॉइल की, और एनिमल्स के लिए भी जो है वो फ़ायदेमंद होती है। लेकिन जो टोरेंशियल रेनफॉल्स होती है जिनका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, क्वान्टिटी भी ज़्यादा होती है और इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, वो जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं लैंड को भी, और इसके अलावा डिज़ास्ट्रस होती हैं, फ्लडिंग कॉज करती है, सॉइल इरोजन का बायस बन जाती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन, और जो है एनिमल्स के लिए भी नुकसानदेह होती हैं। ठीक है, प्रोफाउंडली रेगुलेट द वेजिटेशन ऑफ एनी प्लेस, फॉर एग्जांपल इन ट्रॉपिकल एरियाज़ विद हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, वेजिटेशन में इंक्लूड एवरग्रीन फॉरेस्ट, के जहाँ पर जो है वो हैवी रेनफॉल होती है ट्रॉपिकल एरियाज़ में, वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो बनते हैं। इफ़ द रेनफॉल टू एवेपोरेशन रेशो इज़ 0 और लेस, डेजर्ट्स डेवलप, के जहाँ पर रेनफॉल की जो रेशो है एवेपोरेशन के साथ अगर काउंट किया जाए, कंपेयर किया जाए, या वो 0 है या 0 से भी लेस माइनस में चली गई है, तो वो वहाँ पर जो है वो डेजर्ट्स डेवलप हो जाएंगे। इसके साथ ग्रास लैंड वहाँ पर डेवलप होंगे जहाँ पर ये दोनों की रेशो जो है वो 0.2 होती है या फिर लेस देन 1 होती है। एंड फॉरेस्ट डेवलप व्हेन द रेशो इज़ मोर देन 1, अराउंड 1.6 एंड 2, के वहाँ पर जो है वो ग्रास लैंड डेवलप होंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमने बात कर ली कि डेजर्ट्स कहाँ पर डेवलप होंगे और ग्रासलैंड्स कहाँ पर और किस जो है वो रेशो में डेवलप होंगे। इसी तरह ऐसे एरियाज़ जहाँ पर जो है वो रेनफॉल हैवी होती है ड्यूरिंग विंटर सीज़न, मतलब सर्दियों में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा कम उसकी जो है वो रेनफॉल होती है, वहाँ पर स्क्लेरोफाइलस फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। ठीक है, स्क्लेरोफाइलस जो है वो फॉरेस्ट डेवलप होते हैं, ऐसे फॉरेस्ट जो कि बेसिकली श्रब्स पर मुश्तमिल होते हैं और उनकी जो है वो हाइट बहुत ज़्यादा स्टंटेड होती है, लेदरी स्किन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो स्क्लेरोफाइलस फॉरेस्ट डेवलप होते हैं, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होनी है, तो उनको जो है वो हीटिंग से बचने के लिए वो जो है लेदरी स्किन डेवलप कर लेते हैं, बार्क डेवलप कर लेते हैं अपनी स्टेम के गिर्द। इसी तरह ऐसे एरियाज़ जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है ड्यूरिंग समर एंड लो ड्यूरिंग विंटर, वहाँ पर बेसिकली ग्रास लैंड्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो रीजन्स विद स्कैंटी रेनफॉल आर सीन विद डेजर्ट्स, और ऐसे रीजन जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होगी वहाँ पर डेजर्ट्स डेवलप होंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैंटी रेनफॉल होती है और वहाँ पर जो प्लांट्स की कंडीशन है वो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स होंगे। ठीक है, ज़ीरोफिटिक वेजिटेशंस वहाँ पर कॉमन होंगी। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारे पास अफेक्ट्स के बारे में और हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में।
नेक्स्ट हम जो है वो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को डिस्कस करते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल वेपर इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो हमारा पास होता है वेपर्स की सूरत में, उसको हम ह्यूमिडिटी का नाम देते हैं। द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी विच इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर एज परसेंटेज ऑफ अमाउंट विच द एयर कैन होल्ड। मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये है कि मॉइस्चर कितना है और मॉइस्चर होल्ड कितना कर सकती है एयर, उसकी रिलेटिव जो परसेंटेज है उसको हम ह्यूमिडिटी का नाम देते हैं। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। इसको हम 3 इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। साइक्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं, पेपर स्ट्रिप, हाइग्रोमीटर होता है, थर्मोहाइड्रोग्राफ होता है। साइक्रोमीटर जो होता है ये हमारे पास जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट देता है हमें। इसमें जो है वो थर्मोमीटर लगे होते हैं, 2 तरह के थर्मोमीटर होते हैं, एक वेट बल्ब होता है और एक ड्राई बल्ब थर्मोमीटर होता है। ये जो है इनकी रीडिंग को कंपेयर किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक ह्यूमिडिटी की, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की हमारे पास रीडिंग आती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी हमारे पास हो गई कि जो है वो बेसिकली वेपर्स की सूरत में हमारे पास जो इनविजिबल वाटर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का नाम देते हैं या ह्यूमिडिटी का नाम देते हैं। ये जो ह्यूमिडिटी होती है इसके अगर हम इफेक्ट्स को या फैक्टर्स को डिस्कस करें, ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट्स डालती है। ह्यूमिडिटी जो है वो सोलर रेडिएशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही होती है, टेम्परेचर ये अफेक्ट हो रही होती है, इस तरह टेम्परेचर की वजह से भी ये इफेक्ट हो रही होती है। आल्टीट्यूड, विंड, एक्सपोजर, कवर और जो है वाटर स्टेटस की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती है। ठीक है, तो अगर हम फैक्टर्स की बात कर लें, हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ एयर टू रिटेन मॉइस्चर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतनी ज़्यादा एयर की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी मॉइस्चर को रिटेन करने में, जिसकी वजह से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रेट है वो कम होगा। इसी तरह लो टेम्परेचर में क्या होगा, रिजल्ट्स इन हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी बाय डिक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ एयर फॉर मॉइस्चर एंड रिचेज 100% और सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, कि हायर लेवल पर पहुंच जाएगी। जब लो टेम्परेचर होगा तो ह्यूमिडिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, डेली वेरिएशन इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी वैल्यूज़ डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ हैबिट कंडीशन। कि जो डेली वेरिएशंस आती हैं वो हैबिटेट की बेस पर आती हैं। हैबिटेट क्या है, प्लेन एरिया है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है या फिर लैंड है, वो उस बेस पर जो है वो ह्यूमिडिटी की डेली वेरिएशंस आ रही होती हैं। ठीक है, ओशनिक लैंड्स में जो है वो लिटिल वेरिएशंस आती हैं, बीइंग सेम थ्रू आउट द ईयर्स। ओशन में जो है ह्यूमिडिटी, ओशनिक एरियाज़ जो होते हैं, आइलैंड जो होते हैं, वहाँ पर ह्यूमिडिटी में बहुत कम चेंज आता है और थ्रू आउट द ईयर सेम जो है वो रहती है। लेकिन डेजर्ट्स में और मुख्तलिफ तरह के जो और इलाका जाते हैं उनमें जो है वो डेली की बेसिस पर चेंज आ रहा होता है। ठीक है, आपको पता है कि जैसे ही कूलिंग जो है वो कूलिंग टेम्परेचर होगा तो हमारे पास जो कंडेंसेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर, एक ऐसा मॉइस्चर टेम्परेचर पॉइंट निकल आता है जिसको हम ड्यू पॉइंट कहते हैं, कि जहाँ पर जो वेपर्स हैं वो दोबारा से ड्यू में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं, उसको हम जो है वो नाम देते हैं ड्यू पॉइंट का। ठीक है, तो इसके बाद हम फैक्टर्स डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है। अभी तक हमने जो है वो ह्यूमिडिटी को और प्रेसिपिटेशन को डिस्कस किया था। अब हम जो है वो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इकोलॉजिकल फैक्टर के तौर पर हमने फायर को डिस्कस करना है कि फ़ायर जो है वो इकोलॉजिकल फैक्टर में क्या जो है वो रोल प्ले कर रही है, लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर कैसे काम कर रही है, इसको हम जो है देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फ़ायर होती क्या है। फायर इज़ एन इंटरेस्टिंग इको फैक्टर, मतलब इकोलॉजिकल एक फैक्टर है, इन्वायरमेंट का एबायोटिक फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर है। फायर इज़ ऑफ कॉमन अक्रेंस इन नेचुरल वेजिटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज़ मोर कॉमन इन ड्रायर हैबिटेट दैन द वेट। ठीक है, कि तमाम तरह की वेजिटेशन में जो है वो वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर पाई जाती है या लगेगी जहाँ पर जो है वो ड्राई कंडीशंस होती हैं हैबिटेट की, और वेट कंडीशन में आपको पता है कि जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है फायर वहाँ पर ज़्यादा जल्दी नहीं लगती। तो फायर को जो है इनिशिएट करने के तरीके हैं वो या तो लाइटनिंग होती है, मतलब किसी जो है वो लाइटनिंग के थ्रू इसको जो है लगाया जा सकता है, इसको जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है। इसके अलावा अदर रीजंस होती हैं, अब्रेसिव इफेक्ट ऑफ फॉलिंग रॉक्स। ठीक है, कि कोई जो है वो रॉक्स गिर रही हैं और रॉक्स का आपस में रगड़ जो है वो हो रही है ड्राइड प्लांट मटेरियल पर, या वॉल्केनिक एरप्शन हो रही है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से भी फायर जो है वो इनिशिएट हो सकती है। ठीक है, इसके बाद मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर नाउ मैन कॉज्ड। एक तो हमने नेचुरल की बात कर ली ना, नेचुरल हमने कहा कि जो है वो मुख्तलिफ तरह की जो है वो इनिशिएशन से हो सकती है, लेकिन जो मैन कॉज्ड है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो फायर कॉज हो रही है वो क्या है, इंसेंडियरिस्ट, मतलब इंसेंडियरिस्ट जो ऐसे लोग जो हैं वो जो फितना परस्त होते हैं, लगाने के लिए आग जो है उनको हम कहते हैं फितना अंगेज जो लोग हैं वो, सच एज पोचर्स। पोचर्स मतलब जो लॉ को ब्रेकअप करके जो है वो जो आग वगैरह लगाते हैं उनको हम कह रहे हैं डेब्रीज बर्नर, जो कूड़ा क्रिकेट को जला रहे होते हैं, स्मोकर्स, कैंपर्स, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ हाई टेंशन
इलेक्ट्रिक लाइंस एंड नियर बाय रेलवे लाइंस, कि ये सारे के सारे जो हैं हमारे फायर को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो सारी हैं वो मैन कॉज्ड फायर हैं, ठीक है, कि ये जो कॉमन फायर जो हमारे पास नेचुरल होती है वो नहीं है, मैन कॉज्ड फायर ये जिसको हम कह सकते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ फायर, मतलब टाइप्स किस तरह से हैं इसकी। सबसे पहले है ग्राउंड फायर, जो सतह ज़मीन पर है हमारे पास, विच डिवेलप इन सच कंडीशन वेयर ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट्स रिचली एज हीप्स, ठीक है, कि वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर ये इनिशिएट होती है जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जो अचानक से आग पकड़ लेता है। और ये वाली जो आग है वो बहुत ज़्यादा स्मल्डरिंग होती है, स्मल्डरिंग मतलब बहुत ज़्यादा भड़कती है और लॉन्गर टाइम के लिए ये जो है वो सुलगती रहती है आग। इसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड फायर कहते हैं। ग्राउंड फायर बेसिकली ड्राई जो है वो एरियाज़ में होती है। फायर जो है वो रैपिड होती है, क्विक होती है और जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये चलती है और आहिस्ता आहिस्ता से ये जो है वो सुलगती है, जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाती है, ठीक है, और कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम के लिए ये जो है वो हो रही होती है, सुलग रही होती है। और मोस्टली जो है हर्बेशियस प्लांट्स को, रूटेड जो प्लांट होते हैं उनको जो है वो किल कर देती है। वुडी स्पीशीज़ जो है वो सिर्फ बच जाती हैं, बाकी जितने भी हर्बेशियस प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा सरफेस फायर्स की बात करें, विच सीप्स ओवर द ग्राउंड सरफेस रैपिडली एंड देयर फ्लेम्स कंज्यूम्स द लिटर लिविंग हर्बेशियस वेजिटेशन एंड श्रब्स आल्सो स्क्रॉचिंग ट्रीज़, ठीक है। स्क्रॉचिंग ट्रीज़ मतलब जो है वो ट्रीज़ वगैरह को भी जला देती हैं। तो ये सारी जो है हमारे पास, इसमें हमने कहा था कि जो वुडी ट्रीज़ हैं वो बच जाते हैं, लेकिन इसमें जो है वो वुडी ट्रीज़ भी जो है वो उसके जो है वो इसी में जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह क्राउन फायर जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये कैनोपी को जलाएंगी। कैनोपी मतलब जो हमारे पास टॉप पार्ट होते हैं ना ट्रीज़ के, जो मुख्तलिफ़ तरह के जो लंबे लंबे जो है वो दरख्त होते हैं हाइटेड, उनके जो क्राउन बनते हैं वहाँ पर ये बेसिकली फायर जलती है। विच आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बर्निंग द फॉरेस्ट कैनोपी, ठीक है, कि फॉरेस्ट की जो अपर सरफेस है, टॉप जो हमारे पास जो है वो टॉप सरफेस होती है उस पर जो है ये अफेक्ट करती है। आर कॉमन इन डेंस वुडी वेजिटेशन बेसिस इफ़ इट कम्स इन कंटेक्ट, कि ये जो है वो कैनोपी को जो है वो उसका अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर होता है अबाउट 704.5 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो है टेम्परेचर पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। किलिंग द ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, और ये सारी की सारी ट्रीज़ को भी ख़त्म कर देती हैं, श्रब्स और हर्ब्स वगैरह कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। तो ये था हमारे पास फायर की टाइप्स, जिसमें हमने ग्राउंड फायर देखी, सरफेस फायर देखी और जो है वो क्राउन फायर्स हमने देखी। मतलब ये जो ज़मीन के नीचे लग रही है ये सरफेस के ऊपर है और ये टॉप जो है वहाँ पर कैनोपी पर ये जो लग रही है। इसके बाद है हमारे पास इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है फायर है तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी नुकसानदेह है, प्लांट्स के लिए भी। फायर कॉजेज इंजरी टू सम प्लांट्स रिजल्टिंग लार्ज स्कार्स ऑन देयर स्टेम्स, ठीक है, कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा इंजरस कर देती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो उनके स्कार्स बनाती है और वो स्कार जो है उनकी सरफेस को एक्सपोज कर देते हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सपोज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वो बहुत जल्दी पैरासिटिक एंट्रेंस हो जाती है, मतलब पैरासाइट वहाँ पर अटैक कर देते हैं और फंजाई और इंसेक्ट्स वगैरह वहाँ पर जो है वो अटैक करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है उनको मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ हो जाती है। इसके अलावा फायर अरेस्ट द कोर्स ऑफ सक्सेशन एंड मॉडिफाई द एडेफिक इन्वायरमेंट वेरी मच, मतलब ये सक्सेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ करती है, मतलब सॉइल को फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से सक्सेशन होती है जल्दी से जल्दी। और एडेफिक इन्वायरमेंट वेरी मच, एडेफिक इन्वायरमेंट मतलब सॉइल का जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर देती है, उसको फर्टाइल बना देती है, ठीक है। इसके अलावा फायर ब्रिंग्स अबाउट डिस्टिंक्ट चेंजेस ऑफ सच इको फैक्टर एज लाइट, रेनफॉल, न्यूट्रिएंट साइकिल, fertility of soil, litter, humus contents of the soil, pH, water holding capacity and soil fauna। ये सॉइल जो है वो इन सब को जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती है। सॉइल फंजाई की बात करें तो सॉइल फंजाई जैसे कि बैक्टीरिया है वो जैसे ही पोस्ट फायर चेंजेस आती हैं तो उनकी अमाउंट जो है या उनकी क्वांटिटी जो है वो सॉइल फंजाई की वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है पोस्ट फायर चेंजेस के बाद कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं सॉइल में जिसकी वजह से उनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह माइक्रोब्स जो है वो भी उनकी जो है वो भी अमाउंट इंक्रीज़ होने लग जाती है जैसे ही सॉइल में ऐश ऐड होती है। ऐश मतलब जो हमारे पास फायर के चलने के बाद जो है वो ऐश इकट्ठी होती है, उसकी वजह से हमारे पास जो माइक्रोब्स हैं उनकी भी अमाउंट ज़्यादा होने शुरू हो जाती है और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है फायर जो है वो मुख्तलिफ तरह के जो फंजाई हैं और बैक्टीरिया हैं उनकी अमाउंट को इंक्रीज़ कर रही है सॉइल के अंदर। इसके अलावा ये एक्सेलरेट भी करती है, सॉइल एरोजन को इंक्रीज़ करती है और जो है वो ये मुख्तलिफ तरह की जो फर्टिलिटी है उसको भी इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें फायर की, फायर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ कंपटीशन
फॉर सर्वाइविंग स्पीशीज़, कि ये कंपटीशन को बहुत ज़्यादा कम करती है। फायर टॉलरेंट प्लांट स्पीशीज़ जनरली इंक्रीज़ इन अबंडेंस, कि ऐसे प्लांट जो कि फायर को टॉलरेट कर सकते हैं वो उनकी जो है अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है, और ऐसे प्लांट जो कि फायर को जो है वो बियर नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, जिन्हें हम फायर सेंसिटिव प्लांट भी कहते हैं, उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाती है। मतलब अगर एक प्लांट जो है वो अपने एरिया से ख़त्म हो रहा है, दूसरा ज़्यादा हो रहा है, तो कंपटीशन भी ज़ाहिर सी बात है ख़त्म होगा, कि वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो एक ही स्पीशीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करेगी, जो दूसरी स्पीशीज़ हैं वो तो खुद ही जो है वो ख़त्म हो गई है, तो उनका जो रिसोर्सेज पर अफेक्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ का जो कंपटीशन है वो भी कम से कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर स्पीशीज़ ही बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई हैं। सिर्फ ऐसी स्पीशीज़ सर्वाइव कर रही हैं जो कि फ़ायर को टॉलरेट कर सकती हैं। ऐसी स्पीशीज़ जो फायर को टॉलरेट नहीं कर सकती, फायर सेंसिटिव स्पीशीज़ हैं, वो वहाँ से जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो कंपटीशन है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, इसके जो हमने आगे देखना है, सम प्लांट्स सच एज Populus tremuloids and Epibolium augustifolium are stimulated to growth by fires। मतलब ये ऐसे प्लांट हैं जो फायर टॉलरेंट प्लांट हैं, ऐसी जगह पर जो है वो आसानी से ग्रो कर लेते हैं। सम फंजाई मेनली सम एस्कोमाइसीड्स ग्रो इन सॉइल ऑफ बर्नड एरिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फंजाई की अमाउंट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है ऐसे एरिया में जहाँ पर जो है वो पोस्ट फायर चेंजेस आ चुकी हो, मतलब जहाँ पर आग लगी हो और वहाँ पर ऐश इकट्ठी हुई हो, तो वहाँ पर जो है वो फंजाई की अमाउंट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। सच फंजाई आर नोन एज पायरोफाइलस कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, कि ये हमारे पास साइंटिफिक नेम है इसका, जिसकी अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ ग्रासेस जो हैं, लेग्यूम सीड जो हैं, वो भी जर्मिनेट होना शुरू हो जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा जब उनको पोस्ट फायर ट्रीटमेंट मिलती है। पोस्ट फायर ट्रीटमेंट मतलब उनको ऐसी सॉइल मिलती है जहाँ पर आग जो है वो पहले से लगी हो, वहाँ पर ऐश इकट्ठा हुआ हो, तो वहाँ पर जो है ग्रासेस जो है वो जल्दी से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, और लेग्यूम्स ऑफ सीड जो हैं वो सीड्स, लेग्यूम प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो भी जल्दी से ग्रो करते हैं। तो ये हमारे पास इसका मतलब है इकोलॉजिकल फैक्टर के तौर पर काम कर रहा है, फायर लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर काम कर रही है कुछ प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास था फायर के बारे में, और हमने प्रेसिपिटेशन को डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।